साथियों, हमारे अगले वक्ता होंगे डॉक्टर योगेंद्र यादव, प्रसिद्ध चुनाव विश्लेषक, दिल्ली से। इस सत्र के अध्यक्ष और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन बेश्राम जी, मुझसे पहले यहां बोले साथी श्रीमंत कोकाड़े जी, प्रदीप ढोबले जी, मंच पे मौजूद अन्य साथियों और यहां बामसेफ के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने देश के अलग अलग कोने कोने से आए हुए मेरे सभी साथियों, भाइयों और बहनों, ये शायद तीसरी बार है कि मैं बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में आ रहा हूं। पहले अहमदाबाद में आया था, फिर पटना में, और इस बार ज्यादा आसान था दिल्ली में। हर बार जब बामसेफ के सम्मेलन में आता हूं तो पिछले कुछ वक्त से मैं एक परिवर्तन नोटिस कर रहा हूं। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, बामसेफ से मेरा रिश्ता कोई नया नहीं है। आज से 12-15 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, तब भी मैं बामसेफ की गतिविधियों में जाता था, साथियों से मिलता था, बातचीत करता था। वो मंडल का जमाना था, मंडल आयोग लागू होने वाला था, समाज में हलचल थी। लेकिन आज से 11 साल पहले और आज में मैं एक बदलाव देखता हूं। आज से 11 साल पहले बामसेफ के कार्यक्रम में आने वाला साथी थोड़ा नजर बचा के चलता था। जैसा आपने वो देशपांडे जी वाली कहानी सुनाई, वो थोड़ा सकुचा के चलता था कि कहीं बाहर वाला मेरे को पहचान न ले, मैं बामसेफ के काम में जा रहा हूं। टाई शाई लगाई हुई है, कोई ऐसा ना समझ ले कि मैं बैकवर्ड हूं, किसी को पता ना लग जाए। दलित साथी थोड़ा छुपा के रहता था, दफ्तर में कोई बोलना दे SC ST है। लेकिन आज जब मैं आता हूं इस सम्मेलन में, खासतौर पे जब युवा कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, उनकी आंखों में एक चमक देखता हूं, उनकी आंखों में एक उत्साह देखता हूं, उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास देखता हूं। और दोस्तों, मुझे लगता है हिंदुस्तान का भविष्य उस चमक में है, उस आत्मविश्वास में है, उस उत्साह में है। जो साथी हर बार सम्मेलन में आते होंगे, उन्हें लगता होगा मैं शायद इस बात को हर बार कहता हूं, लेकिन मैं हर बार इस उम्मीद में कहता हूं कि हो सकता है कुछ साथी इस बार नए आए हो सकता है पिछली बार की बात भूल गए हो, कि बामसेफ के रूप में तमाम जगहों पे, कई बार अलग अलग बैनर से, अलग अलग जगह पे, कभी प्रांतीय स्तर पे, कभी राष्ट्रीय स्तर पे, कभी जिले के स्तर पे, आप ये जो तमाम गतिविधियां कर रहे हो, शायद आप खुद नहीं जानते आप भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण बीज पिरो रहे हो। जो आधुनिक समाज है, जो आज का समाज है, ये विचारों से चलता है, लिखा पढ़ी से समाज चलता है। इसमें विचार रूपी बीज बो के आप एक नए समाज की नींव डाल रहे हो। आज आप बीज लगा रहे हो। जो बीज लगाने वाला होता है उसे कोई देखने नहीं आता। आपको परेशानी होती होगी, कभी कभी परिवार में, दफ्तर में कुछ सुनना पड़ता होगा, कई बार बड़ा संकोच भी होता होगा।
वो इसलिए है साथियों क्योंकि आप बीज डालने का मुश्किल काम कर रहे हो। मैं हर बार कहता हूं, आज से 50 साल बाद, आज से 20 साल बाद, जब इन सब पौधों में, ये जब सब पौधे जो आप लगाए हैं, ये जब पौधे पेड़ बन जाएंगे, जब इनमें फल आने लग जाएगा, तो टोकरी लेके कई लोग दौड़े दौड़े आएंगे। तब लाइन लग जाएगी, लोग झूठे इस तरह के दावे किया करेंगे, अरे पता नहीं मैं 25 साल पहले मानसेफ का कार्यकर्ता था, आजादी के आंदोलन में हुआ। कई लोग बेचारे जो पॉकेटमारी के अंदर गए थे, वो भी आके कहते थे वो मैं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर गया था। तो आज से 20 साल बाद ये हुआ करेगा, जो लोग गलती से दिल्ली आए थे कोई और घूमने, वो भी कहेंगे नहीं मैं मानसेफ के अधिवेशन में गया था। अभी से शुरू हो गया है क्योंकि पिछले 10-15 साल में आपने, आप जैसे संगठनों ने इस देश के लोकतंत्र की हकीकत बदल दी है, इस देश के लोकतंत्र की गंध बदल दी है, उसमें एक नई फिजा खड़ी कर दी है। अगले 20 साल में ये मामला और आगे बढ़ेगा, बात दूर तरफ जाएगी, इस देश के लोकतंत्र का चरित्र बदलेगा, और तब हम में से कई लोग बूढ़े हो चुके होंगे। हो सकता है इस सब का हमें कोई सीधे फायदा ना हो, और दुनिया में, इतिहास में हमेशा ये होता है, बीज डालने वाले को खुद कोई फायदा नहीं होता, और वो शायद अच्छी चीज है। उससे चरित्र का मूल्यांकन हो जाता है, कौन बीज डालने के वक्त खड़ा होगा और कौन फल लगने के टाइम टोकरी लेके आएगा, दोनों में फर्क पता लग जाता है। लेकिन आपके बच्चे, आपके पोते एक दिन गर्व से कहेंगे, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने उन दिनों तकलीफ से है कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अपनी जेब से पैसे डाल के दिल्ली जाते थे, अहमदाबाद जाते थे, पटना जाते थे, एक एक सम्मेलन में गए, बात को सुना, घर आके समाज में बात को समझाया, विचार को फैलाया। उसी तरह के क्रांतिकारी माने जाएंगे जिस तरह आज राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात होती है। आप सब इतना बड़ा काम कर रहे हो, देश के लिए, समाज के लिए एक नई बुनियाद डाल रहे हो। इसी उम्मीद से और इसी लगाव से मैं बार बार मानसेफ की गतिविधियों में आता हूं। अलग अलग जगह पे जब भी बुलाया जाता है, अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं आऊं, अपनी बात को रख सकूं। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं मामन मेश्राम जी का, मानसेफ के उन तमाम साथियों का जिन्होंने मुझे मौका दिया आके सब साथियों के साथ अपनी बात रखने का। वक्ताओं का परिचय करते वक्त हमारे साथी ने, मौर्य जी ने कहा था कि ये तीनों ओबीसी के बुद्धिजीवी हैं। मैं उनकी भावना समझता हूं, वो ये कहना चाह रहे थे कि इनका जन्म ओबीसी समाज में हुआ है, लेकिन एक मायने में मैं उसे बदलना चाहता हूं। जो कार्यकर्ता है, जो बुद्धिजीवी है, जो राजनीति कर्मी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो पूरे देश का प्रतिनिधि है, किसी एक समाज का नहीं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस दुनिया में एक अजीब बंटवारा है। जब कोई अमेरिका का बुद्धिजीवी होता है, जब कोई अमेरिका में रहने वाला होगा, वो अमेरिका के बारे में तो सोचेगा ही, साथ में पूरी दुनिया के बारे में सोचेगा। लोग कहेंगे ये अंतरराष्ट्रीय बुद्धिजीवी है। जब कोई भारत का बुद्धिजीवी सोचेगा तो वो सिर्फ भारत के बारे में सोचेगा, बाकी दुनिया के बारे में सोचना उसकी बस की बात नहीं है। वो कहता है मेरा काम ही नहीं है। तो हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी सोचता है कि हां, दुनिया के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है, मैं छोटा हूं। ठीक उसी तरह से जब कोई सवर्ण समाज का बुद्धिजीवी सोचता है, लिखता है, तो वो सिर्फ सवर्ण समाज के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे देश के बारे में लिखता है, क्योंकि वो समझता है कि पूरे देश के बारे में लिखना मेरा ठेका है, मुझे पूरे देश की ठेकेदारी है। और जब कोई दलित या बहुजन समाज का बुद्धिजीवी लिखता है तो सिर्फ अपने समाज के बारे में लिखता है,
वो पहले से मान लेता है कि देश तो उसका ठेका है, मेरा तो बड़ा छोटा सा ठेका है। इसलिए मैं सब साथियों को कहता हूं, आप सबको कहता हूं कि आज दलित बहुजन आंदोलन जिस मोड़ पे आ चुका है, जो चमक मैं आपके युवा साथियों में देखता हूं, जो आत्मविश्वास मैं उनमें देखता हूं, उसके चलते मैं आप सबसे अर्ज करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि दलित बहुजन समाज पूरे देश की ठेकेदारी अपने हाथ में ले। बहुत समय हो गया ये कहते हुए कि रसोई के अंदर जो बंटवारा किया तुमने ठीक नहीं किया, अगली बार जब तुम देना तो मेरे को पूरा देना। बहुत वक्त हो गया पंगत में बैठे बैठे और ये कहते कहते कि बंटवारे में तुमने मेरे को दो चम्मच मेरे को नहीं दिया, मेरे को पूरा चावल नहीं दिया, मेरे को पूरी रोटी नहीं दी, अगली बार तुम ठीक देना। अब हम ये कहना बंद कर दें, अब हम कहें कि ऐसा करो बंटवारा मैं करूंगा, तुम बैठो यहां पंक्ति के अंदर, पंगत में बैठा हो, और मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी आस्था है कि इन कार्यकर्ताओं का जो चरित्र बना है, इनका जो संस्कार बना है, इनमें जो न्याय की भावना है, जिस दिन चम्मच इनके हाथ में होगी, जिस दिन ये बांटेंगे, उस दिन दलित समाज के साथ भी न्याय करेंगे और ब्राह्मण के साथ भी न्याय कर देंगे, उसको भी उसका हक दे देंगे। वो सबसे बड़ा संस्कार होगा जब पूरे समाज की ठेकेदारी हम खुद ले सकेंगे, पूरे समाज के साथ न्याय करके दिखा देंगे और ये दिखा देंगे तुम्हें 5000 साल से चलाना नहीं आता था, देखो हमने तो 2 दिन के अंदर ठीक करके दिखा दिया। इस भावना से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं आप सबके सामने। बात लंबी नहीं कहूंगा, मैं खुद जानता हूं कि आप सब बहुत दूर दूर से आए हैं। मामन भाई ने बताया कि देश के 265 जिलों से लोग आए हैं, ये तो कमाल की बात है। देश के 265 जिलों से, मैं नहीं समझता देश की बड़ी बड़ी पार्टियां जब अपने सम्मेलन करती हैं, बड़े बड़े 276 देश के 276 जिलों से लोग इस सम्मेलन के अंदर आए, ये बहुत अद्भुत चीज है। जब बड़े बड़े संगठन जो अपने आप को कहते हैं, राष्ट्रीय संगठन अपने आप को कहने वाले लोग जो हैं, मुश्किल से 10-12 जिलों के अंदर उनकी जगह होती है। और मैं जानता हूं किसी भी संगठन को 40-50 जिलों में खड़ा करना भी कितना मुश्किल काम है। 276 जिलों से आप देश के कोने कोने से लोगों को लाए हैं। ये सम्मेलन का आखिरी सत्र है और मुझसे पहले प्रबुद्ध वक्ता आपको बहुत तसल्ली से बता चुके हैं। मैं थोड़े में अपनी बात कहूंगा ये जनगणना वाले मामले पे। मैं जानता हूं यहां कई साथी बैठे हैं जिन्हें इस सारे मसले की पूरी जानकारी है, मैं उनके लिए अपनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे हर सम्मेलन में लगता है, खासतौर पर जब इतना बड़ा सम्मेलन हो, तो मुझे लगता है पीछे जरूर कई साथी बैठे होंगे जिनको हो सकता है बात समझ नहीं आ रही हो। ये लग रहा है जनगणना वाला क्या चक्कर है, तो बड़ी साधारण बात थी, गिनती वाली, इसमें क्या पॉलिटिक्स का लफड़ा आ गया। कहीं ना कहीं साथी को लगता होगा किसी को, जनगणना में क्या हो गया, ओबीसी की जनगणना नहीं की, ये तो नहीं, मेरे घर तो आया था जनगणना करने, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। कहीं ना कहीं हर एक के मन में रहता है सवाल, पूछने की हिम्मत नहीं होती, मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं उन सारे साथियों के लिए बहुत साधारण तरीके से बात समझा के रखना चाहता हूं। मेरे जिन भाइयों को पता है ये बात, वो मेरे को माफ करेंगे इसको दोहराने के लिए। जनगणना की बात कहूं उससे पहले एक चीज बता दूं जो मैंने पहले जिक्र किया था कि जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न किस्म का जो समाज बना है, इसका सारा खेल कागजों पे होता है। इस आधुनिक समाज में लड़ाई सड़क पे नहीं लड़ी जाती, सड़क की लड़ाई सबसे पहले और सबसे आखिर में कागज पे लड़ी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझ गए थे, उन्हें पता था कि कागज पे लड़े जाने वाली लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई होती है। उस जमाने में जब बहुत कम लोगों को इस लड़ाई का एहसास था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी
केवल अपने समुदाय के लिए नहीं, केवल अपनी जाति के लिए नहीं, उन करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जिन्हें उस वक्त कोई एहसास नहीं था। ओबीसी के लिए भी उस वक्त केवल डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, कोई लड़ने वाला नहीं था उस वक्त इस लड़ाई को। जिन्हें एहसास नहीं था कि इस किस्म के समाज में लड़ाई जमीन पे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लाठी से नहीं लड़ी जाती, सारा खेल कागजों के अंदर हो जाता है। कागजों के अंदर कैटेगरी का जो खेल होता है, आप कैटेगरी 1 में आए कि कैटेगरी 2 में आए, इतने में खेल हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को इसकी समझ थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें ये चीज समझाई। आज की राजनीति में पहला कदम है किसी भी समाज के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी समूह के लिए, पहला कदम है उसका नाम होना। सबसे बड़े अन्याय अत्याचार उस वर्ग के साथ होते हैं जिसका नाम नहीं होता। ये डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी देन है कि उसने इस वर्ग को एक नाम दिया। सिर्फ दलित समाज को नहीं, ओबीसी समाज को भी एक नाम दिलवाया। पहला कदम है नाम होना, दूसरा कदम है गिनती होना, तीसरा कदम है संगठन होना। पहले आपको नाम मिलता है, फिर आपकी गिनती होती है, फिर जाके आप अपना संगठन बनाते हो। डॉक्टर अंबेडकर को इसका पता था, महात्मा फुले को भी इसका एहसास था। उन्होंने इसी दिशा में प्रयास किए। इसलिए गिनती का सवाल सिर्फ गिनती का सवाल नहीं है, गिनती का सवाल गणित का सवाल नहीं है, गिनती का सवाल आंकड़ों का सवाल नहीं है, गिनती का सवाल संगठन का सवाल है, चेतना का सवाल है, राजनीतिक सत्ता का सवाल है। सन 2001 में ऐसा ही एक राजनीतिक खेल खेला गया जिसका इस विषय में इशारा किया है। इस देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती है। उस जनगणना में होता क्या है? एक तो लोगों की गिनती होती है। इस देश के हर गांव में, हर शहर में स्कूल के मास्टरों को पकड़ लिया जाता है, वो जाते हैं और वो हर घर घर में जाके गिनते हैं कि भाई कितने लोग हैं। कोई एक दिन निश्चित हो जाता है, पहले घर गिनते हैं, उसके 2 महीने बाद जाके हर घर के अंदर आदमी, औरत, बच्चों को गिनते हैं और ये बताते हैं कि इस फरवरी में, सन 2001 की फरवरी में इस देश में कुल लोगों की संख्या इतनी थी। इस बार जो आंकड़ा आया 101-102 करोड़ के करीब है। ये तो गिनती हो गई, लेकिन जनसंख्या में सिर्फ ये काम नहीं होता, इससे ज्यादा कई काम होते हैं। पहला, जनसंख्या में लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं। जैसा हमारे साथी ढोबले जी ने बताया, जब वो मास्टर या मास्टरानी आपके घर आती हैं तो पूछती है घर के अंदर कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। साथ में ये भी पूछते हैं कि रोजगार है कि नहीं है तो क्या रोजगार है, जमीन है कि नहीं है, या कि बगैर जमीन का रोजगार करते हो। शिक्षा के बारे में एक आध सवाल पूछते हैं। ये पूछते हैं कि परिवार में 6 साल से कितने छोटे बच्चे हैं। सन 2001 का जो सेंसस था वो इस आम सेंसस से भी बड़ा सेंसस था, जनगणना। इस लिहाज से कि पहली बार यह माना गया कि सेंसस के अंदर शिक्षा के बारे में कुछ पूछा जाएगा, इस सेंसस में लोगों की संपत्ति के बारे में कुछ पूछा जाएगा। इससे पहले सेंसस में संपत्ति के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता था। पहली बार यह फैसला हुआ कि सन 2001 का सेंसस है, नई सदी के अंदर पहला सेंसस हो रहा है, इसको एक महासेंसस की तरह करेंगे। कुंभ के बाद महाकुंभ होता है ना, ये वैसा ही था। कई सेंसस के बाद महासेंसस था। इसमें तमाम नए किस्म के आंकड़े आर्थिक स्थिति के बारे में और शैक्षणिक स्थिति के बारे में इकट्ठे किए गए। सरकारी नौकरी में है या नहीं, इस पे आंकड़ा अभी तक कभी नहीं पूछा गया, इस बार भी नहीं पूछा गया, वो हमें सेंसस से कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आर्थिक स्थिति के बारे में, थोड़ा सा शैक्षणिक स्थिति के बारे में आंकड़े पहली बार सेंसस में पूछे गए। तो सेंसस में एक होती है खाली गिनती। गिनती के अलावा दूसरी क्या चीज होती है? लोगों की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है। हर
व्यक्ति का साथ में हिसाब रखा जाता है। अच्छा, घर के अंदर कितने लोग मैट्रिक पास, कितने लोग उससे ऊपर गए, और फिर घर के अंदर साइकिल है कि नहीं है, घड़ी है कि नहीं है, इन चीजों का 6 चीजों का हिसाब पूछा है इस बार सेंसस के अंदर। तो जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो हमें पूरे देश के बारे में पता लगेगा कि कितने लोग हैं जिनके पास घड़ी है, कितने लोग हैं जिनके पास साइकिल है। ये दूसरा काम। लेकिन तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, सेंसस में ये सारी चीज कुछ श्रेणियों के आधार पे पूछी जाती है, कैटेगरी बना के पूछी जाती है। लोगों से ये पूछा जाता है, और वो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक कैटेगरी है एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, सरकारी कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति, यानी कि जब कोई मास्टर आपके घर में आए तो उसकी जिम्मेवारी है पूछे किस बिरादरी से हो, किस समाज से हो, फिर अपनी लिस्ट लेके उसमें चेक करेगा, अच्छा आप तो अनुसूचित जाति के हो, चाहे उसे पता ना भी हो। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि आपको नोट करे, वो खुद नहीं पूछता। महाराष्ट्र के आदिवासी के पास आप चले जाए चंद्रपुर में, उससे पूछे तुम शेड्यूल ट्राइब हो, उसने तो नाम ही नहीं सुना शेड्यूल ट्राइब का। वो आदिवासी है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो आदिवासी है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इन चीजों को दर्ज करे, कितने आदिवासी, कितने दलित। यही नहीं, जैसा हमारे साथी ने बताया, लोगों की भाषा रिकॉर्ड होती है, आप परिवार में कौन सी भाषा बोलते हो, आप किस धर्म के हो, धर्म भी रिकॉर्ड होता है। ये तीसरी चीज है। पहली चीज खाली गिनती, दूसरी चीज सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में ब्यौरा, और तीसरी चीज वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन। जो तीसरी चीज है वो असली राजनीतिक खेल है, और सारा खेल उसी में होता है। जब तक अंग्रेज इस देश में थे तब तक अंग्रेज जो तीसरी कैटेगरी है, यानी कि किस कैटेगरी के हिसाब से ये आंकड़े हम इकट्ठे करेंगे, वो जाति के हिसाब से करवाया करते थे। यानी कि जब सेंसस में रिकॉर्ड होता था तो हर एक की जाति लिखी जाती थी, ब्राह्मण, कुर्मी, ये वो सब कुछ लिखा जाएगा। दलित, जिसे डिप्रेस्ड कास्ट जिन्हों में बोला जाता था, हर एक का लिखा जाएगा, जाटव इतने, वाल्मीकि इतने, इत्यादि इत्यादि सबका लिखा जाता था। और उसी के हिसाब से आंकड़े रिलीज किए जाते थे। यानी कि अंग्रेजों के जमाने का सेंसस आप आज भी देख लो तो आप बता सकते हो कि सन 1910 में, जिसे आज हरियाणा बोला जाता है, उसमें कितने लोग ग्रेजुएट थे, उसमें से कितने ब्राह्मण थे, कितने जाट थे, कितने बनिया थे, कितने यादव थे, कितने वाल्मीकि थे, कितने जाटव थे। इसका हिसाब आप 1910 में अंग्रेजों के सेंसस के हिसाब से बता सकते थे। क्योंकि उस जमाने में शिक्षा का आंकड़ा भी इकट्ठा किया जाता था और जाति का आंकड़ा भी इकट्ठा किया जाता था। दोनों को जोड़ के आप आराम से इसका उत्तर दे सकते थे। सन 1931 तक ये हुआ, उसके बाद ये मामला रुक गया। 41 में इसलिए रुक गया क्योंकि उस टाइम द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं सेंसस। 51 आते आते देश आजाद हो गया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमारे मुल्क की सरकार ने क्या कहा कि नहीं, हम जाति के हिसाब से आंकड़े इकट्ठे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तर्क यह था कि इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। जातिवाद से बचाने के लिए, कि जाति की बिल्ली सामने बैठी है, उससे बचने के लिए क्या करो, आंख बंद कर लो। पुराना मामला है ना, कबूतर क्या करता है जब बिल्ली सामने बैठी, आंख बंद कर लेता है। इस तरह का तर्क दिया गया कि जाति के हिसाब से आंकड़े हम नहीं इकट्ठा करेंगे क्योंकि इससे देश में जातिवाद फैल जाएगा। और यह तर्क देके देश में 1951 में जो सेंसस हुआ, तब से जातिवार गणना बंद हो गई। लेकिन तब तक संविधान सभा की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्न की वजह से एससी एसटी 2 कैटेगरी बन चुकी थी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब संविधान में लिखा जा चुका था। इसलिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, कम से कम एससी एसटी पे तो इकट्ठा करना ही पड़ता। तो 1951 से लेके आज तक जो परंपरा चली आ रही है वो ये है कि सेंसस कमिश्नर एक डिपार्टमेंट है, और वो कोई स्वतंत्र डिपार्टमेंट नहीं है, ये भी बात गौर करने की है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, लेकिन सेंसस कमीशन स्वतंत्र नहीं है।
सेंसस कमीशन होम मिनिस्ट्री का, आडवाणी जी का जो मंत्रालय है उसका एक छोटा सा अफसर होता है जो आडवाणी जी के हुक्म पे चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सारी राजनीति इसी आधार पे हुई है इस बार। होम मिनिस्ट्री का एक छोटा सा आईएएस अफसर इसका इंचार्ज होता है और वो इसके संबंधित सारे फैसले लेता है, यानी कि होम मिनिस्टर जो कहेगा वो सारे फैसले इस पे लिए जाते हैं। इसके बारे में कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं होता। इस बार जब सन 2001 का सेंसस आने की बात हुई तो कई लोगों ने, कई समाजशास्त्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने, बामसेफ जैसे संगठनों ने पहले से कहना शुरू किया कि इस बार जो महासेंसस हो रहा है, महासेंसस में एक काम और कीजिए, इस बार ओबीसी की गिनती भी होनी चाहिए। और इसका आधार यह था कि जब सन 1990 में आपने मान लिया कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब सन 1992 में 91 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मान्यता दे दी कि ओबीसी एक संवैधानिक कैटेगरी है, जब ये दो चीज आपने मान ली है, देर से मानी, 40 साल लेट मानी, लेकिन अब तो मान ली। अगर 40 साल बाद आपने इस बात को मान लिया है तो अब तो आपको एससी एसटी की तरह ओबीसी को भी इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूड करने का मतलब यह होगा कि जैसे अब स्कूल का मास्टर जाके पूछता है कि आपकी जाति क्या है, अगर आपकी जाति का नाम अनुसूचित जनजाति में है तो जनजाति में लिख देता है, जाति में है तो जाति में लिख देता है। उसी तरह से हर राज्य की ओबीसी की लिस्ट बनी हुई है, ओबीसी की लिस्ट में है तो उसमें टिक कर देगा। इतना काम था। और संयोग ऐसा था कि उस वक्त जो सेंसस कमिश्नर था, वो आईएएस ऑफिसर, वो स्वयं चाहता था कि ये हो। मिस्टर विजय मुन्नी जो थे, उस समय आईएएस अफसर थे, वो स्वयं चाहते थे कि ये होना चाहिए। लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू हुई। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव बन के गया कि इस बार के सेंसस में ओबीसी की गणना होनी चाहिए। ओबीसी की गणना का मतलब गणना तो जैसे होती है वैसे ही होगी, बस एक डब्बा और लग जाएगा उस कागज में कि आपकी जाति क्या है। जाति पूछी जाती है हर एक से, क्योंकि ये तो पता लगाना ही है कि आप एससी एसटी हो के नहीं हो। उसके साथ साथ में ये भी हो जाए कि ओबीसी हो के नहीं हो। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक लगी, दोनों तीनों मोर्चों पे तमाम किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ। सब अखबारों ने कहना शुरू किया, आपने अखबारों का ध्यान होगा, आपको पढ़ा होगा, जातिवार जनगणना होगी इस बार। अचानक सारी चीज का माहौल बदल दिया गया, उसका शब्द बदल दिया गया। जैसे मैंने कहा, हम इस दुनिया में हैं जहां खेल शब्दों का है। इतनी लिफाफेबाजी है इस दुनिया में, किसी चीज को क्या शब्द आप दे देते हो, क्या नाम दे देते हो, उसी से राजनीति तय हो जाती है उसकी। बजाय ये कहने के कि सेंसस में ओबीसी नामक एक कैटेगरी नहीं बना दी जाए, अखबारों ने यह कहना शुरू किया कि जातिवार जनगणना का प्रस्ताव आ रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। अखबारों ने यह कहना शुरू किया कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह की गिनती होती थी उस तरह की गिनती अब होगी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। बड़ा सादा और साधारण प्रस्ताव था, बहुत छोटी बात थी सरकारी हिसाब से, और ऐसी चीज थी जो हो सकती थी। अखबारों ने कहना शुरू किया, देश की शिक्षा प्रतिष्ठान के बड़े बड़े तथाकथित विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू किया, ना ना ना, इससे जातिवाद आ जाएगा। देश पहले ही जाति की गिरफ्त में है, देश में पहले ही जातिवाद बहुत आ गया है, इससे देश को बचाओ, जाति की गिनती मत करो। बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने कहना शुरू किया। मुझे याद है, मैं समाजशास्त्रियों की ऐसी एक बड़ी गोष्ठी में गया था, वहां विजय मुन्नी खुद बैठे थे। विजय मुन्नी सेंसस कमिश्नर बैठे थे, देश के बड़े 10-15 समाजशास्त्री बैठे थे, और उनमें इस चीज की बहस चल रही थी कि सेंसस में होना चाहिए कि नहीं, और अभी 1 साल बाकी था। अंग्रेजी की पत्रिकाओं में लिखने वाले बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। मैंने कहा, अच्छा आप मुझे बताओ, समझाओ कि असंभव कैसे है। उन्होंने कहा, यह हम तय कैसे करेंगे कि ओबीसी कौन है कौन नहीं है। मैंने कहा, भाई आपको तय करने की कोई जरूरत नहीं है, इस देश का नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है जो कि यह तय कर चुका है।
लिस्ट है, जैसे एससी एसटी की लिस्ट बनी हुई है उसी तरह से ओबीसी की लिस्ट बनी हुई है। आप खाली उस लिस्ट के हिसाब से जाओ। उन्होंने कहा कि लेकिन यह होने से तो बड़ी राजनीति होगी। मैंने कहा सर, राजनीति तो हर चीज में होती है। आपके बोलने में भी राजनीति है, आपके चुप रहने में भी राजनीति है। और मैंने कहा आप समाज शास्त्री हो, मैं राजनीति शास्त्री हूं, आप मेरे को राजनीति तो मत ही सिखाओ, आप समाज शास्त्र की बात बताओ ना मुझे। वाकई बड़ी तीखी बहस हुई, 2 घंटे तक हम लोगों की बहस हुई। और चूंकि विजय नूनी चाहते थे वो बात सुनना जो मैं कह रहा था, तो वो सुनते रहे। मैंने कहा आप मेरे को राजनीति मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि समाज शास्त्री के नाते आपको ऐतराज क्या है इसके ऊपर। उन्होंने कहा इस देश में जाति की चेतना बढ़ेगी। मैंने कहा हां बढ़ेगी, हो सकता है बढ़ेगी। पहली बात तो यह है कि ऐसा मानना कि जब तक गिनती नहीं हुई थी तब तक जाति की चेतना नहीं थी, यह तो सच नहीं है। जब तक गिनती नहीं थी तब तक कुछ खास जातियों में चेतना थी, जब गिनती हो जाएगी तो बाकियों में भी चेतना आ जाएगी। इतना आपको क्यों परेशानी हो रही है? और जातिवाद बढ़ने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, इसका मूल्यांकन आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको बताऊं कि जाति की जब चेतना बढ़ती है उससे किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। और इसके नुकसान होते हैं, मैं नहीं कहता जाति की चेतना से सिर्फ फायदे होते हैं। जाति की शुद्र संकीर्ण चेतना बढ़ने से नुकसान होता है, लेकिन यह फैसला आप मेरे को करने दो, मुझे नहीं। आप ऐसा करो, उस समाज के प्रतिनिधियों को फैसला करने दो कि उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा। पर आप मेरे को समाज शास्त्री के नाते बताओ कि यह असंभव है या नहीं है। जो 1-2 समझदार थे वो कहा कि संभव तो है। उन्होंने कहा टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम किस बात के लिए चाहिए? आपने नई कैटेगरी नहीं बनानी है, कैटेगरी भारत सरकार की दी हुई है, उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट की लगाई हुई है और लिस्टें एनसीबीसी की बनाई हुई हैं। आपको और क्या चाहिए? आपको सिर्फ यह फैसला करना है कि आप राज्य सरकार की लिस्ट मानेंगे कि एनसीबीसी की लिस्ट मानेंगे। आप जो मर्जी फैसला कर लो, जो आपको पसंद आता है आप वो कर लो, पर करो तो। 1 साल बचा है, अभी भी आप कर सकते हो। उन्होंने कहा इससे देश में जातीय दंगे होंगे। मैंने वही बात कही जो आपने कही थी। मैंने कहा आप धर्म पिछले 50 साल से रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब देश में सारे सांप्रदायिक दंगे धर्म रिकॉर्ड करने से हो रहे हैं। और मैंने कहा कि जनाब जब आप किताबें लिखा करते थे, आप में से ज्यादातर लोगों का समाजशास्त्र से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वैसे इससे आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मेरे को इससे ताल्लुक पड़ता रहता है, सन 1950 से लेके 1990 तक इस देश में जितना समाजशास्त्र लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा जाने वाला समाजशास्त्र, उसने बार बार एक ही बात कही कि हिंदुस्तान के गांवों में केवल जाति नामक एक संस्था है और कुछ नहीं है। हम में से कई लोगों को बीच बीच में कहना पड़ता था ना भाई, जाति के अलावा दूसरी चीजें भी हैं पर जाति भी है। लेकिन जब 1990 में मंडल कमीशन आया तो इन्हीं लोगों ने जो 40 साल से कह रहे थे कि हिंदुस्तान के गांव में केवल जाति है और कुछ नहीं है, जब यह सवाल आया कि जाति के आधार पर गिनती कर लो, ये देख लो कौन सी जाति आगे बढ़ी है कौन सी पीछे है, तो उन्होंने कहा ना 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 ऐसा मत करना, इससे देश टूट जाएगा। उनका 40 साल तक आप एक राग अलापते रहे, जब आपकी बात को व्यवहार रूप देने लगे तो आप पलट के दूसरी बात कहने लग गए। ये कहां का न्याय है, कहां का इंसाफ है? और मैंने कहा उस मीटिंग में कि शोभा नहीं देता, आप विद्यार्थी हो, अपने आप को विद्या का पूजक कहते हो, सरस्वती का पूजक कहते हो, कम से कम अपनी विद्या के प्रति तो ईमानदारी बरतो। जो 40 साल तक आपने लिखा है उसके प्रति तो ईमानदारी बरतो, नहीं तो इतिहास ये कहेगा कि अपने आप को सरस्वती की उपासना करने वाले, जिस दिन समय आया, जिस दिन परीक्षा की घड़ी आई, वो सब केवल ब्राह्मण निकले, उससे न ज्यादा ना कुछ, केवल पंडित के बेटे निकले, ना उससे ज्यादा ना कुछ। मैंने कहा उन्हें कि आप ये ऐसा न कीजिए, इस तरह ना पलट के, ये बेईमानी है। खैर उस सेमिनार में कुछ डिसाइड ना होना था, ना हुआ, लेकिन ये वो जमाना था। मैं सिर्फ मिसाल इसलिए दे रहा था कि कैसे बुद्धिजीवी एकदम अपनी
पलटी खाता है। सारे अखबारों ने फिर खबर छापनी शुरू कर दी, जातिवादी जनगणना से समस्याएं होंगी, जातिवादी जनगणना का खतरा होगा। और उसके बाद हमारे गृह मंत्री ने कुछ दिन बाद बयान दिया कि ऐसा एक प्रस्ताव आया था, लेकिन राष्ट्र के व्यापक हितों में, किसका राष्ट्र और कौन से व्यापक हित हैं आप समझते होंगे। राष्ट्र के व्यापक हित में फैसला लिया गया है कि ऐसा करना न तो संभव है, न व्यवहारिक है, न ही उचित है। ऐसा बयान आया था गृह मंत्री का। बाद में मुझे पता लगा विजय नुन्नी जी को हटा भी दिया गया था वहां से। ये बदलाव हुए, पॉलिसी पलटी गई, और पॉलिसी पलटते ही खेल बदल गया। जैसे मैंने कहा, ये कोई स्वतंत्र आयोग नहीं है, कोई फैसला नहीं कर सकता। होम मिनिस्टर का कहना, उसके लिए आदेश है। होम मिनिस्टर ने कहा, पॉलिसी पलट दी गई। अब आपको मेरे को सोचना है, पॉलिसी क्यों पलटी गई, क्या खतरा था। क्या खतरा सिर्फ ये था, कहा गया ये कि इससे बड़ा झंझट होगा सेंसस करने के अंदर, हम वो झंझट नहीं चाहते। सवाल ये है कि झंझट कैसा था ये। जिस सेंसस के अंदर 50 कॉलम भरे जाते हैं, वहां एक और कॉलम भर देने से झंझट हो जाता। क्या ये पेन का झंझट था या राजनीति का झंझट था। मैं आपको सिर्फ 2 और मिसाल दूंगा इस समझाने के लिए कि झंझट क्या था। इतना सब कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को अचानक पिछले साल महसूस हुआ कि उसे आरक्षण के भीतर श्रेणियां करने की जरूरत है। ओबीसी के अंदर एडवांस ओबीसी, फॉरवर्ड ओबीसी और बैकवर्ड ओबीसी में अंतर करने की जरूरत है। दलित के अंदर फॉरवर्ड दलित और बैकवर्ड दलित में अंतर करने की जरूरत है। यह उचित है नहीं है उसकी बहस में अभी मैं नहीं जाऊंगा। पर देखिए इस सरकार की दोगली नीति। वही सरकार जो 1 साल पहले कह रही थी कि किसी किस्म की जाति की गिनती करना बड़ा खतरनाक है, ऐसा चीज हम राष्ट्र हित में ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे ही सन 2001 आया, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह सत्ता में आए। राजनाथ सिंह को लगा कि सत्ता में आने के लिए यादव और जाटव को अलग करना जरूरी है, यादव को बाकी ओबीसी से और जाटव को बाकी दलितों से अलग करना जरूरी है। उसने तुरंत एक आयोग बिठाया, हुक्म सिंह आयोग। बड़ा अच्छा नाम है ना, हुक्म पे चलता है सरकार के। हुक्म सिंह आयोग बैठाया। उस आयोग ने रातों रात गिनती करवाई, 2 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश की गिनती करवाई। और क्या गिनती करवाई? जातिवार जनसंख्या की गिनती करवाई। जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी पिछले साल तक राष्ट्र विरोधी गतिविधि बताती थी, जिसे देश को तोड़ने वाली गतिविधि बनाती थी, जिसे कहा जाता था कि इससे देश में जातिवाद का जहर फैल जाएगा, वही सब चीजें उन्होंने ठीक 6 महीने बाद एक राज्य में करवा ली, क्योंकि उनको चुनाव में जरूरत थी। लेकिन जो बीजेपी की गिनती हुई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गिनती करवाई है, उस गिनती में संख्या तो गिनी गई है, लेकिन उसमें और कोई चीज नहीं है जो कि हमारे आपके काम आती। उसमें इसकी गिनती नहीं है कि कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा। उसमें इसकी गिनती नहीं हुई कि किसके पास प्रॉपर्टी है किसके पास नहीं है, किसके पास जमीन है किसके पास नहीं है, किसे नौकरी है किसे नौकरी नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं हुई है। खाली नंबरों की गिनती की है। जो 3 काम सेंसस करता है उनमें से सिर्फ 1 काम उन्होंने करवाया है, जानबूझ के करवाया है। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता था कितना झूठा तर्क है। देश के हित की बात करने में कितना झूठ है। अगर ये इतनी बुरी चीज थी जिससे आप पूरे देश को बचाना चाह रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में क्यों करवाया? अगर इतनी अच्छी चीज थी कि उत्तर प्रदेश को इसकी सख्त जरूरत थी, तो पूरे देश में क्यों नहीं करवाया? कोई तो पूछे, कोई तो तर्क पूछे इस सारी चीज का। दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूं कि जब ये आंकड़े आते हैं तो उससे क्या फायदा हो सकता है। इस बार पहली बार नेशनल सैंपल सर्वे करके एक संगठन है, जो भारत सरकार का संगठन है, लेकिन सेंसस के अधीन नहीं है, एक स्वतंत्र भारत सरकार का आंकड़े इकट्ठे करने वाला संगठन है। वो संगठन हर साल एक सर्वे करता है पूरे देश में, गरीबी का सर्वे करता है देखने के लिए। उस संगठन ने पहली बार ओबीसी को एक कैटेगरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया।
अब वो कैसे हो गया, इस सब का खेल मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसी सरकार में वो अचानक खेल हो गया। हो सकता है मंत्री जी को पता भी ना लगा, उससे पहले हो गया। क्वेश्चनेयर बनाई, उसमें ओबीसी भी एक कैटेगरी डाल दी, और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आंख खोल देने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस रिपोर्ट के बारे में आज तक चर्चा ज्यादा नहीं हुई है। और वही दिक्कत है, जिन लोगों को जिस जानकारी की जरूरत होती है उन्हें वो जानकारी कभी नहीं मिलती। वैसे जानकारी पड़ी है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस रिपोर्ट के बारे में आज तक चर्चा जो हुई है कि देश में गरीबी घट गई, बढ़ गई, ये वो चर्चा हुई है। लेकिन वो रिपोर्ट एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है कि गरीबी किस समुदाय में बढ़ी है, किस समुदाय में घटी है। एससी की क्या हालत है, एसटी की क्या हालत है, और ओबीसी की क्या हालत है। एससी एसटी के बारे में ये आंकड़े पहले भी आते रहे हैं एनएसएस के द्वारा। पहली बार पिछले 50 साल में भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल आंकड़ा आया है कि ओबीसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, ओबीसी की शैक्षणिक स्थिति कैसी है। और वो आंकड़ा दिखाता है, उसके बारे में यदि आपको पढ़ना हो तो अभी 10-15 दिन पहले हिंदू जो अंग्रेजी का अखबार है उसमें 2 लेख आए हैं प्रोफेसर सतीश देशपांडे के। लेख का नाम है कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी, कास्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नाम है। उस लेख में पूरे आंकड़े दिए हैं। सतीश देशपांडे खुद ब्राह्मण होंगे, मैं बधाई देता हूं। देश में अभी भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी बचे हुए हैं जो कि ईमानदारी को सामने ला रहे हैं, चीजों को सामने रख रहे हैं। उन्होंने अपने लेख में इन आंकड़ों का विश्लेषण किया है और यह बताया है कि ओबीसी की स्थिति इस समय सेंसस नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस के हिसाब से 4 कैटेगरी बनाई गई है देश में। एससी, एसटी, ओबीसी, अदर का मतलब सवर्ण हिंदू नहीं है, क्योंकि उसमें सारे मुसलमान भी उसी में है, सारे क्रिश्चियन भी उसी में है। तो आप समझ सकते हैं कि वो भी घालमेल है वहां पे, अभी भी उसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन उस सब के बावजूद, इस सब घालमेल के बावजूद, अगर आप इस ओबीसी नामक चीज को देखते हैं उस आंकड़ों के हिसाब से कि उनके पास कितनी आमदनी है, उनके पास कितना रोजगार है, उनके पास कैसी शिक्षा है, तो देश का यह आंकड़ा दिखाता है कि इस टाइम ओबीसी की स्थिति एससी और एसटी के नजदीक है बजाय के अदर्स के। 50 साल के बाद, इतना सब विकास होने के बाद, आज भी देश में ओबीसी की स्थिति दलित जातियों के नजदीक है। आदिवासी की स्थिति उससे भी बदतर है। आदिवासी तो खैर सबसे नीचे है इस वक्त देश में, अपनी शिक्षा में, अपनी आर्थिक स्थिति में। लेकिन ओबीसी की स्थिति अदर्स के नजदीक है या कि एससी के नजदीक है? सब कुछ आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद प्रोफेसर देशपांडे कहते हैं कि आज भी ओबीसी की स्थिति दलितों के बहुत नजदीक है, उनसे थोड़ी सी बेहतर है, कुल मिला के उनके नजदीक है। अगर हमारे लिए संभव होता कि हम ओबीसी के अंदर भी उच्च और पिछड़ी ओबीसी के अंदर फर्क कर सकते, तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं अपनी आंख से देखता हूं कि इस देश की कुछ पिछड़ी ओबीसी की स्थिति एससी से 1 पैसा भी बेहतर नहीं है। दलितों बिल्कुल दलितों जैसी स्थिति में जी रहे हैं इस देश के पिछड़ी ओबीसी वाले। कुछ अगड़े ओबीसी के डेटा आने से वो मामला वैसा लगता है। अगर इसमें ज्यादा ईमानदारी बरती जाती, अगर साफ साफ कैटेगरी होते, सवर्ण हिंदू, अगड़ा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, अगड़ा ओबीसी, पिछड़ा ओबीसी, दलितों में अलग अलग जाति और आदिवासी, तो हम सबकी आंखें खुल जाती। 50 साल बाद, विकास के बाद, इतने हो हल्ले के बाद, रिजर्वेशन के बाद, तमाम योजनाओं के बाद, आज भी ये समाज न्यायपरक समाज नहीं बना है। आज भी इस समाज में एक न्यूनतम इंसानियत नहीं आई है। आज भी इस समाज में अगड़े और पिछड़े की खाई है। आज भी इस समाज में जाति के आधार पर सबसे बड़ी खाई है। उसका विश्लेषण होता। ये तो एनएसएस का एक छोटा सा सैंपल हुआ। अगर ये चीज सेंसस में हो जाती तो इसका अंतिम प्रमाण मिल जाता। अगर ये बात सेंसस में आ जाती सन 2001 में, तो इस देश के तमाम दलित बुद्धिजीवियों के पास, तमाम बहुजन बुद्धिजीवियों के पास, पिछड़े बुद्धिजीवियों के पास अकाट्य तर्क होता, उनके पास आंकड़ा होता और उनके पास एक नया संगठन बनाने की बुनियाद होती। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां ज्यादातर खेल कागज पे खेले जाते हैं। ये भी कागज पे खेले जाने वाला राजनीति का खेल था।
2001 के अंदर इसे नहीं खेला गया। इससे जो मंडल की जीत थी उसे धक्का जरूर लगा है। जीत शायद हार में अभी नहीं बदली है, लेकिन हां, उस जीत को धक्का जरूर लगा है। धक्का इसलिए लगा है कि आप अब तक बता नहीं सकते कि मंडल कमीशन लागू होने के 10 साल बाद उन जातियों की स्थिति सुधरी है, बिगड़ी है। उनमें से किसकी स्थिति सुधरी है, किसकी बिगड़ी है, आज भी उनकी स्थिति बाकी सवर्ण जातियों के मुकाबले में क्या है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता आज देश में। और मंडल सिर्फ सरकारी नौकरी का मामला नहीं था। मंडल एक नई चेतना और एक नई राजनीति का नाम था। सन 2001 की जनगणना में ओबीसी की गिनती न करने से उस चेतना और राजनीति को धक्का लगा है। लेकिन दोस्तों, चेतना और राजनीति कभी भी सरकारी आदेशों का मोहताज नहीं होती। सरकार वो करती है जो कि सत्तावान लोगों के हित में होता है। और अगर सरकार के न किए दुनिया की सारी क्रांतियां रुक जाती तो इस दुनिया में आज तक कोई क्रांति ना आती। अगर सरकार के रोकने से दलित चेतना दब जाती तो हिंदुस्तान का दलित आज खड़ा नहीं हो सकता था। सरकार के रोकने के बावजूद, सरकार के षड्यंत्रों के बावजूद, शासन करने वाले लोगों के तमाम राजनीतिक खेलों के बावजूद इस देश के दलित में, इस देश के पिछड़े में, इस देश के आदिवासी में वो क्षमता है, वो हिम्मत है, वो विश्वास है, वो चेतना है जिससे वो इन सबको बदल सकता है। मगर ये सब खेल दीर्घ काल का सोच के होते हैं और ये बात हम आपको समझनी होगी, खास तौर पे यहां इस अधिवेशन में आए कार्यकर्ताओं को, कि इस देश का पिछड़ा समाज आज भी अपनी चेतना और अपनी सपनों में पिछड़ा हुआ है। उसे दीर्घ काल की सोचनी नहीं आती। वो अपना कल का हित तो देख सकता है, लेकिन आज से 10 साल बाद मेरे हित में क्या होगा वो देख नहीं सकता। ये जिम्मेवारी आप सबकी है, ये जिम्मेवारी हम लोगों की है कि उन तमाम लोगों की तरफ से जो अपना खुद का हित नहीं समझ सकते, अपने बच्चों के हित की बात नहीं सोच सकते, ये नहीं जानते कि आज से 50 साल बाद किस चीज से फायदा होगा, उन सब के लिए आपको और मेरे को सोचना है। उन तक सूचनाएं आपको और मेरे को लेके जानी है। ये हमारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। हम सबको, हम में से ज्यादातर साथियों को शिक्षा का फायदा हुआ है। यहां ज्यादातर साथी बैठे हैं, उन्हें किसी किस्म की नौकरी मिली है। ये नौकरी एक ऋण है हम सबका हमारे समाज के प्रति। हम उन बहुत चंद लोगों में से हैं जिसे ऐसी नौकरी मिली है, ऐसी शिक्षा मिली है। हम सबका ऋण है, ये लोन है जो हमने समाज से लिया है। उस लोन को वापस करने का यही तरीका है कि हम वापस उस समाज में जाएं, उससे जुड़ें और अपने शिक्षा का फायदा उस समाज को दें। उन्हें बताएं कि आपके लिए 20 साल बाद फला चीज जरूरी है, इसलिए इसे आज करो। 50 साल बाद आपके पोतों को इस चीज की जरूरत होगी, इसलिए इसे आज करना शुरू करो। जनसंख्या का मामला उसमें से एक है। 2001 निकल गया, 2011 आना बाकी है और मुझे यकीन है इस देश का दलित बहुजन आंदोलन तब तक सोया नहीं रहेगा, तब तक बैठा नहीं रहेगा। पहले से आंदोलन करेगा, पहले से आवाज उठाएगा और जनसंख्या के नाम पे और बाकी तमाम नामों से होने वाली, कागज में होने वाले इन खेलों, षड्यंत्रों और राजनीति को रोकेगा और एक नई सोच की बुनियाद डालेगा। इसी उम्मीद के साथ, और आपने रात को इतनी देर रात तक मुझे सुना, इसके लिए आप सबका शुक्रिया कहते हुए मैं इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। पिछड़ी जातियां सचमुच में गधे हैं। अगर पीठ पर ब्राह्मण ना हो तो उन्हें रास्ता नजर नहीं आता है।